हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सेज आईक्यू। दिस इज राहुल। तो गाइज, आज हम DSSP का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। मैं ऑप्शंस और क्वेश्चंस यहाँ पर देता जाऊंगा। आपको भी लास्ट में अपने कितने आंसर सही हुए यहाँ पर मेंशन करने हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध रचयिता कौन है? तो जो पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पर वो है सदारंग। दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर है बैजू नायक। ये बैजू नायक है। राइटिंग थोड़ी सी मेरी खराब है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है रामरंग। और हमारा जो चौथा ऑप्शन है वह है गोपाल नायक। बताइए, चार ऑप्शन यहाँ पर हैं। क्वेश्चन यह है, 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध रचयिता कौन है? अपने अपने जो आंसर हैं वो कमेंट में कमेंट करिए। ठीक है, यहाँ पर जो आपका आंसर राइट आंसर है वो है सदारंग। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट में कितने आंसर आपके सही हुए हैं काउंट करके रखिए, कॉपी पेन रखिए और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। कुछ क्वेश्चन जो नहीं आएंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, तानसेन किस सम्राट के दरबार से संबंधित थे? मतलब तानसेन किसके दरबार में थे? बहुत इजी क्वेश्चन हैं ये। पहला ऑप्शन यहाँ पर है अकबर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है औरंगजेब। तीसरा यहाँ पर है हुमायूं। और चौथा ऑप्शन यहाँ पर है शाहजहां। सभी ने पहले ही आंसर दे दिया। तो यहाँ पर अकबर जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, मेलापक शब्द से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन आपके यहाँ पर हैं, प्रबंध का अंग है ये। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन आपका है प्रबंध का प्रकार। ये DSSP का ही पेपर है जो आपके सामने है, थोड़ा इजी है ये। उसके बाद है प्रबंध का धातु। चौथा ऑप्शन यहाँ पर है प्रबंध की ताल। बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर राइट है, प्रबंध या फिर प्रबंध का प्रकार? ठीक है, मेलापक आपका प्रबंध का धातु है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है प्रबंध का धातु। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस नवाब ने ठुमरी को प्रोत्साहन दिया? पहला है यहाँ पर वजीर खां। दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद शाह। तीसरा ऑप्शन आपका है आसफुद्दौला। चौथा ऑप्शन है वाजिद अली शाह। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है? क्वेश्चन है वजीर खां। ऑप्शन है आपके वजीर खां, मोहम्मद शाह, आसफुद्दौला और वाजिद अली शाह। किस नवाब ने ठुमरी को प्रोत्साहन दिया? ठीक है, राइट आंसर है आपका। क्या हो जाएगा यहाँ पर? वाजिद अली शाह। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य रामायण काल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है तबला। दूसरा ऑप्शन है सितार।
तीसरा ऑप्शन है आपका संतूर, और चौथा आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा दुंदुभी। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं, बताइए। तबला तो नहीं होगा, सितार भी नहीं है, संतूर भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुंदुभी। ठीक है, आप लोग सही बता रहे हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वस्थान नियम किससे संबंधित है? क्या ये ताल से संबंधित है? क्या ये समय निर्धारण से संबंधित है? क्या ये श्रुति विभाजन से संबंधित है? या फिर ये आलाप से संबंधित है? तो स्वस्थान नियम आपका किससे संबंधित है? ताल, समय निर्धारण, श्रुति विभाजन या फिर आलाप? ठीक है, सही आंसर है। बताइए, सभी लोग कमेंट करिए। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा आलाप। स्वस्थान आलाप से संबंधित, इस पर एक वीडियो भी बनाया मैंने, तो डिटेल में आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, प्राचीन विद्वानों ने श्रुति पर षड्ज की कल्पना की। किस श्रुति पर षड्ज की कल्पना की? यहाँ पर होगा किस श्रुति पर षड्ज की कल्पना की। तो पहला है यहाँ पर पहली श्रुति ऑप्शन, दूसरा है अंतिम श्रुति, तीसरा है यहाँ पर दूसरी श्रुति, और चौथा है यहाँ पर चौथी श्रुति। बताइए, पहली श्रुति, दूसरी श्रुति या चौथी श्रुति या फिर अंतिम श्रुति? देखिए, ऑप्शन में मैंने थोड़ा सा चेंजेस किए। यहाँ पर मैंने लिखा है अंतिम श्रुति। ठीक है, और लास्ट वाले में भी लिखा है चौथी श्रुति। तो इससे क्या मतलब है? एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करता है। तो अंतिम श्रुति से यहाँ पर कोई मतलब आपका नहीं निकलता है। अंतिम श्रुति किसका अंतिम श्रुति? 22वीं श्रुति अंतिम श्रुति, या किसी भी स्वर का अंतिम श्रुति? यहाँ से कुछ डिफाइन ये नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? चौथी श्रुति। चौथी श्रुति पर ही हमारा षड्ज स्थापित है। तो आप इस आंसर के साथ में स्टिक, मतलब इस पे ही आप टिक करेंगे, अंतिम श्रुति वाला, क्योंकि ये पूरा पूरा डिफाइन नहीं है कि अंतिम श्रुति कौन सी अंतिम श्रुति। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को गलत कर सकते हो, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जाति लक्षण नहीं है? विकल्प मैं यहाँ पे देता हूं। पहला है ग्रह, दूसरा है न्यास, तीसरा है वादी, चौथा है मंद्र। जातियों के 10 लक्षण भरत मुनि ने बताए हैं और 13 शारंग देव जी ने, तो उसी की यहाँ पे बात कर रहा है ये। तो कौन से लक्षण नहीं है? ग्रह नहीं है, या फिर न्यास नहीं है, या फिर वादी नहीं है, या फिर मंद्र नहीं? बताइए, कौन सा इसमें नहीं है? अपना आंसर बताइए। ग्रह, न्यास, वादी या फिर मंद्र? ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? वादी। वादी स्वर का प्रकार होता है।
स्वर के 4 प्रकार बताए गए हैं राग प्रयोग में, जो बंदिशों में प्रयोग होते हैं। वादी स्वर, संवादी स्वर, और 2 कौन से होते हैं? विवादी स्वर और अनुवादी स्वर। ये 4 आपके जो हम रागों में स्वरों का प्रयोग करते हैं उसके अनुसार ही है। वैसे तो स्वर के 2 कोमल और विकृत ये प्रकार हमें मिलते हैं। यहाँ पर क्लियर है? थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा रूप तानसेन ने गाया? पहला ऑप्शन आपका है ख्याल, दूसरा यहाँ पर है टप्पा, तीसरा ऑप्शन है आपका ठुमरी, और चौथा है आपका ध्रुवपद। बताइए। ख्याल तो गाया नहीं कभी उन्होंने, ठीक है, कुछ लोगों के आंसर सही है। टप्पा गाया नहीं, ठुमरी कभी गाई नहीं, ध्रुपद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तानसेन क्या गाते थे? ध्रुपद गाते थे। और तानसेन किस वाणी से संबंधित थे? कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट करिएगा। तानसेन का घराना कौन सा था, ये आंसर बताइए। और तानसेन की वाणी कौन सी थी, आपको ये भी आंसर में कमेंट करना। आप जब भी वीडियो देखो, ये आज रिकॉर्ड हो रहा है, हो सकता है 10 दिन बाद आप देख रहे हो, या 2 महीने बाद देख रहे हो, या कल देख रहे हो, या परसों देख रहे हो, कमेंट ज़रूर करना। और कितने क्वेश्चन आप सही करते हो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। इस पर मैं पूरी सीरीज ला दूंगा पेपर सोल्यूशन की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, दिए गए ग्रंथों में से सबसे पुराना कौन सा है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है संगीत पारिजात, सबसे पुराना आपको बताना है। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है संगीत रत्नाकर, तीसरा ऑप्शन है वृहददेशी, और चौथा ऑप्शन है राग तरंगिणी। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? संगीत पारिजात, या फिर संगीत रत्नाकर, या वृहददेशी, या फिर राग तरंगिणी? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बृहददेशी। इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और मैं आपको बताता हूँ। ये जो 4 ऑप्शन हैं इनको समय के अनुसार व्यवस्थित करिए। मतलब सबसे पुराना कौन सा है, उसके बाद दूसरा कौन सा है, फिर तीसरा कौन सा है, और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा। मतलब पहला तो यहाँ पर वृहददेशी ही हो जाएगा, आपको पता है। दूसरे में क्या होगा, इसमें क्या होगा, और चौथे में क्या होगा, ये कमेंट में आप कमेंट करिएगा। दूसरा, संगीत पारिजात कब लिखा गया, ये बताइए। दूसरा, जो संगीत रत्नाकर है ये कब लिखा गया। वृहददेशी का समय क्या है ये बताइए। और राग तरंगिणी को कब लिखा गया, उसका समय बताइए। ये 2 चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तैयारी अच्छी होगी तो आप बता लोगे, और नहीं तो फिर नहीं आ रहा है तो पढ़ने की आपको थोड़ी और ज़रूरत है यहाँ पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारणा चतुष्टयी किसके बारे में है? सारणा चतुष्टयी किसके बारे में? ऑप्शन यहाँ पर लिखिए। पहला है राग वर्गीकरण के बारे में है, राग वर्गीकरण। दूसरा यहाँ पर है श्रुति विभाजन के बारे में। तीसरा यहाँ पर है समय निर्धारण के बारे में। ऑप्शन से ही यहाँ पर क्लियर आपका हो जाएगा, क्योंकि बहुत इजी पेपर है। और चौथा यहाँ पर है
ताल पद्धति के बारे में। ठीक है, तो सारणा चतुष्टयी आपकी जो है राग के बारे में है, या श्रुति विभाजन, समय विभाजन, या फिर ताल पद्धति? कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। ठीक है, सबको पता है कि ये श्रुति विभाजन के बारे में है। क्लियर है? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन यहाँ पर मैं पूछूंगा, कुछ लोगों को पता होगा। सारणा चतुष्टयी भरत ने जो की है यहाँ पर, उसमें जो उन्होंने वीणाएं यूज करी हैं, उसमें कितने तार थे? फिर से सुन लीजिए, जो क्वेश्चन है सारणा चतुष्टयी में जो वीणाएं यूज करी भरत मुनि ने, उसमें कितने तार थे? पहला क्वेश्चन ये आपको कमेंट में बताना है, कमेंट जरूर करना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सारणा चतुष्टयी में श्रुतियां जो प्राप्त हुई थी, पहली श्रुति कौन सी थी? जैसे पहली मैं आपको बताऊं, प्रमाण श्रुति। ठीक है, तो पहली सारणा में प्रमाण श्रुति मिली। दूसरी में कौन सी श्रुति मिली, उसका नाम बताइए। तीसरी में कौन सी श्रुति मिली, उसका नाम बताइए। और चौथी में कौन सी श्रुति मिली, उसका भी नाम बताइए। ये आपका क्वेश्चन है। ये तो जैसे मान लीजिए आप अभी नया नया पढ़ रहे हो म्यूजिक, तब तो आपके लिए थोड़ा सा टफ है, लेकिन जो पहले से तैयारी कर रहे हैं 2-3 साल से पहले, उनके लिए तो ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो उनके लिए ये क्वेश्चन तो चलिए ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस और दिए हैं इस टॉपिक से, वो आपको बताने। अच्छा, इस पेपर से आपको दो चीजें यहाँ पर आपको कंक्लूजन निकालना है। पहला तो किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो टॉपिक आपको पढ़ने। यूट्यूब पर हजारों मतलब पेपर आप देखते हो सॉल्व किए हुए, लेकिन उसे सीखते क्या हो? उससे आपको ये सीखना है कि कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और उस टॉपिक को आपको पढ़ना है। क्योंकि क्वेश्चंस कभी भी रिपीट नहीं होते, उन्हीं को फैब्रिकेट करके मॉडिफाई करके अलग नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो पेपर से यही सीखा जाता है कि कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और कहाँ से क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन से पता चलेगा, और क्वेश्चन का अगर आप आंसर दे पा रहे हो, तो उससे ये पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा, उनका एग्जाम कभी क्लियर होता ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि टॉपिक तो पढ़ते नहीं है, और दूसरा ये करते हैं कि बस वो पेपर सोल्यूशन जो चलता रहता है वो देखते रहते हैं। हमेशा इसी में रहते हैं कि कहीं से कुछ पेपर मिल जाए अनसॉल्व, उसको मैं सॉल्व कर लूँ तो मेरा क्लियर हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है, ये आपको भी पता है रियलिटी। तो कभी भी पेपर सॉल्व करिए तो दो ही चीजें देखिए, आंसर कर पा रहे हैं तो मतलब तैयारी है, ठीक है, कोई बात नहीं। और टॉपिक निकालिए कि किस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। जिस दिन आप ऐसा करोगे, आप देखोगे हजारों बच्चों से आप हमेशा आगे होगे, प्लस बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे म्यूजिक में। तो यूट्यूब पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, जो मैं बता रहा हूँ ये समझने की कोशिश करो, उसके बाद अपनी तैयारी में लग जाओ। DSSS का पेपर थोड़ा टफ आता है, सबको पता है। तो उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट पेपर जो भी आप कर सकते हो वो करो, म्यूजिक पे भी अच्छे से करो, टॉपिक वाइज पढ़ो, तभी ये क्वालिफाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जितने भी डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं। ग्रेजुएशन वालों को तो मौके मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे, मिलते ही रहेंगे, उसका कोई इशू नहीं, लेकिन तैयारी उनको भी करनी पड़ेगी। लेकिन डिप्लोमा के लिए ये तो बहुत ही मतलब एक गोल्डन चांस है, क्योंकि पता नहीं इसके बाद जो वैकेंसी है उसमें डिप्लोमा को एलिजिबल करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर बहुत हुआ, चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, देशी संगीत शब्द को किसने परिभाषित किया? आपके यहाँ पर ऑप्शन है, पहला है वेंकटमखी, दूसरा ऑप्शन है नारद। क्वेश्चन समझ में आया? कमेंट में बताइए। आया? नहीं आया? आया, ठीक है। जो देशी शब्द है ना, सबसे पहले किस ग्रंथ में आया है?
या किसने परिभाषित किया है, किसने प्रयोग किया है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर वेंकटमखी तो नहीं है, नारद भी नहीं है, अहोबल भी नहीं है। तो मतंग ने बृहदेशी में इसी का, इसलिए उसका जो ग्रंथ का नाम है बृहदेशी पड़ा है, देशी लास्ट में है ना। तो सबसे पहले जो देशी शब्द है संगीत के कॉन्टेक्स्ट में, संगीत के लिए, वो मतंग जी ने प्रयोग किया। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको और दूंगा। जो मतंग जी का ग्रंथ है बृहदेशी, इसमें इन्होंने मूर्छना पद्धति का वर्णन किया। जो इनका खुद का वो मूर्छना पद्धति है, उसका मुझे आपको आप मुझे बताओ उसका नाम क्या है, जो मूर्छना पद्धति अलग से मतंग जी ने बताई थी। ये टॉपिक पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। ये किसने बताया, पहला तो आपको मतलब कौन सी मूर्छना पद्धति, उसका नाम बताना है। ठीक है, बहुत टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि उस मूर्छना पद्धति के अंतर्गत इन्होंने कितने स्वर लिए हैं। जैसे हम देखते हैं ना, मूर्छना में 7 स्वर होते हैं, ठीक है, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम। वैसे ही मतंग जी ने एक अपनी पद्धति बनाई थी, उस पद्धति का नाम बताइए, प्लस उस मूर्छना पद्धति में कितने स्वर इन्होंने लिए थे। ये 2 क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन से हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन से मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन मुझे मिला। अब ऐसे ही इस टॉपिक से करीब मैं 20 क्वेश्चंस बना के अभी तुरंत यहाँ पे आपसे पूछ सकता हूँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी कभी ऐसा टॉपिक मिले, मतंग जी के बारे में पूरा पढ़िए, उनके ग्रंथ के बारे में पूरा पढ़िए, उन्होंने क्या क्या बताया है ये पढ़िए, किस चैप्टर में क्या बताया है ये पढ़िए। तो इस तरीके से जब आप कोई डीप स्टडी करेंगे, तब आप जाके एक म्यूजिक में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और कोई भी जॉब आसानी से ले सकते हैं। इसमें बहुत कुछ करना नहीं है। ठीक है, कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मतंग यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, संगीत की दृष्टि से कौन सा वेद महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन है, ये सबको पता होगा, ऋग्वेद। दूसरा है यहाँ पर सामवेद। तीसरा यहाँ पर है यजुर्वेद। और चौथा यहाँ पर है अथर्ववेद। बताइए, संगीत की दृष्टि से कौन सा वेद महत्वपूर्ण है। ठीक है, सामवेद। ठीक है, सबका आंसर सही है। तो सामवेद यहाँ पर संगीत से जुड़ा हुआ है, ये तो आपने आंसर कर दिया। अब एक क्वेश्चन यहाँ से मैं आपसे और पूछूंगा कि इन चारों वेदों में किस वेद में वीणा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूं, इन चारों वेदों में से किस वेद में वीणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। आप नहीं बता पाओगे तो मैं आंसर करूंगा, उसका टेंशन नहीं लेना। लेकिन मुझे एटलीस्ट ये रिस्पॉन्स ज़रूर करना कि आपने ये पेपर सॉल्व किया है, पढ़ा है। ठीक है, और म्यूज़िक में और अच्छा जानना चाहते हो तो कमेंट करना। टाइम पास मत करना। अगर ये सिर्फ देखने आओ कि हाँ मैं बस पेपर देख लूँगा है कैसा, बस ऐसे फिर चला जाऊँगा, फिर आऊँगा, फिर देखूँगा, तो ये मत करना, क्योंकि ये आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो टाइम मत वेस्ट करो, वैल्यूएबल चीज़ें आप यहाँ पर करने की कोशिश करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर मुझे चाहिए, नहीं आता तो मेंशन करना, आता है तब भी बताना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ध्रुपद गायन में किस विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया। ऑप्शन से ये क्वेश्चन और समझ में आ जाएगा। पहला है गमक, दूसरा है मींड, तीसरा है तान, और चौथा है खींच। ठीक है, तो ध्रुपद गायन में क्या प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ठीक है, आंसर कुछ लोग है, ठीक है, गुड।
गमक का प्रयोग होता है, मींड का प्रयोग होता है, ये खींच का भी प्रयोग होता है, और जो तान है, तान का प्रयोग यहाँ पर आपका नहीं किया जाता है ध्रुपद गायन के अंतर्गत। खींच घसीट जो होता है ना, उसका खींच से वो मतलब है खींच, खींच लिखा हुआ है, खींच। घसीट जो बोलते हो आप, तो ध्रुपद गायन में तान का प्रयोग नहीं होता। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन सा घटक राग का समय तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अच्छा क्वेश्चन है। पहला यहाँ पर है राग का थाट, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है राग का वादी स्वर, तीसरा यहाँ पर है राग की जाति, और चौथा यहाँ पर है राग का रस। चार ऑप्शन हैं। पहला थाट, ठीक है, आंसर सभी लोग सही बता रहे हो। राग का समय निर्धारण करने में राग का वादी स्वर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। क्लियर है? वादी स्वर से भी हम समय निर्धारण का देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत एप्रोप्रिएट तो नहीं है, लेकिन नियमानुसार वादी स्वर से हम समय का निर्धारण कर सकते हैं। कुछ ही रागों में कुछ अपवाद स्वरूप भी होते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम में हमें ये देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए स्वरों में से किस स्वर को अश्वदर्शक स्वर के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन मैं काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं देखता हूँ लगभग सभी एग्जाम में, एक दो में छोड़ के ये पूछा ही जाता है। तो क्या ये षडज है, क्या ये मध्यम है, या पंचम है, या गांधार है? मध्यम, मध्यम स्वर है, सबको पता है मध्यम स्वर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संगीत में कितने वर्णों का प्रयोग होता है? इजी क्वेश्चन है। एक वर्ण प्रयोग होता है, चार होता है, पांच होता है, या छह होता है? संगीत में कितने वर्णों का प्रयोग होता है? वर्ण पढ़े हैं तो आप बता लोगे, नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा मुश्किल होगी, पढ़ना पड़ेगा थ्योरी आपको, ठीक है। कुछ लोग के आंसर यहाँ पर राइट है। क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर, मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संपूर्ण षाडव जाति के राग में कितने स्वर होते हैं? इजी क्वेश्चन है। संपूर्ण मतलब 7, षाडव मतलब 6। अभी बहुत एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, तो 7 और 6 हो जाएगा, इसमें तो कुछ ऐसा कुछ खास करना नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इतना इजी सा क्वेश्चन है, अब इसमें क्या मैं एक बड़ी सी स्टोरी क्रिएट करूं, 10-5 मिनट आपका यहाँ पर वेस्ट कर दूंगा मैं, इसीलिए यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोई फायदा नहीं है। एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती हैं? अभी इसमें क्या ही है, क्वेश्चन में कितनी श्रुतियाँ होती हैं? 22 श्रुतियाँ होती हैं एक सप्तक में। 7 स्वर होते हैं जो कि शुद्ध होते हैं, और 22 यहाँ पर श्रुतियाँ होती हैं। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन है, 6 स्वरों से युक्त राग की जाति क्या है? तो जिसमें 6 स्वर होते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑर्डो। अब ये भी इजी है, इसमें क्या ही है, शैडो और संपूर्ण, ये 3 होते ही हैं। तो 6 स्वर हैं तो उसको क्या बोलेंगे? शैडो। इजी है ये। वेस्टर्न में शैडो को हम कौन सा स्केल बोलते हैं? वेस्टर्न म्यूजिक में शैडो को कौन सा स्केल बोला जाता है?
इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, आंसर सभी का ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट का जो सीरीज़ है वो नेक्स्ट डे किसी दिन आपका आ जाएगा। आज इतना ही करेंगे। अपना वैल्यूबल टाइम बचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ राहुल सिंह। जय हिंद।